हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जा रहा है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने मैंने बताया था। तो अभी तक मैंने चैप्टर 1 की 4 क्लासों को लिया है, और यदि आपने अभी उन क्लासों को नहीं देखा है, आप पहली बार इस क्लास में विजिट कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और सभी क्लासों को आप सीरियल से देख सकते हैं। तो चौथी क्लास के बाद आज हम उसी क्रम में अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन को सीखेंगे और साथ में आप लोगों को हम न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो डेरिवेशन है उसका नाम है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। वह बलयुग्म क्या करता है, उस वैद्युत द्विध्रुव को उस क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक, जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और उसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। उसी के सूत्र का हमें निगमन करना है, बहुत ही छोटा सा निगमन है, आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक, तो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जब एक वैद्युत द्विध्रुव को हम किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या कार्य करने लगता है, एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। थ्योरी को आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी को हम लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो मेरी थ्योरी को अच्छी तरीके से समझिएगा। एक एक बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा दूंगा, बिल्कुल भी आपको डेरिवेशन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। ठीक है, अभी कैसे करता है कार्य वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। वो बलयुग्म क्या करता है, उस वैद्युत द्विध्रुव को उस क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है या संरेखित रखने का प्रयास करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं, और उसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो उसी के सूत्र का निगमन यहाँ पर हमें करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव मैंने यहाँ पर मान लिया, ये देखिए आपके सामने हमने एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया। इसको हम नाम दे देते हैं, ये AB आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और इस पर जो है आपके जो आवेश हैं वो माइनस क्यों और प्लस क्यों परस्पर हैं। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो आपकी 2L है, आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, इस वैद्युत द्विध्रुव को इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम यहाँ पर देख लीजिए समांतर लाइनों से व्यक्त किए हैं। ठीक है, ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसको हम ई से लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन समांतर लाइनों को हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया समांतर लाइनों से। ठीक है, तो याद रखना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आपका प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर एक आपका माइनस क्यू आवेश है। तो इस वैद्युत क्षेत्र ई के कारण इस प्लस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, जो कि क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। एक बल F कार्य करता है जो कि क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि इस वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, जो कि क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। और आपको पता है कि F बराबर कितना होता है भाई, E और Q। तो इस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल कार्य कर रहा है, इसलिए F बराबर कितना होगा, EQ। जो ये बल कार्य कर रहा है प्लस क्यू आवेश पर कार्य कर रहा है और वो क्षेत्र की दिशा में कार्य कर रहा है। उसके बाद इसी वैद्युत क्षेत्र E के कारण इस माइनस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, वो बल आपका परिमाण में इतना ही होता है, F बराबर EQ ही होता है। बस फर्क इतना होता है कि जो ये माइनस क्यू आवेश पर इस क्षेत्र E के कारण बल कार्य करता है वो इस क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, अब ये दोनों बल, एक बल यहाँ और एक बल यहाँ, ये दोनों बल देखा जाए तो परिमाण में बराबर हैं। ठीक है, और परस्पर विपरीत हैं और समांतर हैं। इस वजह से ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, और जो ये बलयुग्म होता है वो इस वैद्युत द्विध्रुव को इस क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इस वैद्युत द्विध्रुव को ये बलयुग्म इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, और प्रत्यानयन बलयुग्म को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है आपका एक बल। देखिए दो बल कार्य करते हैं तो एक बल लिख दीजिए, क्योंकि दोनों बलों का परिमाण सेम है, और गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा की बीच की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये होता है टाउ बराबर के बीच की लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी क्या है भाई, देखिए आप,
दो बल ये हैं आपका, एक बल यहाँ पर एक बल यहाँ पर, इनके बीच की लंबवत दूरी आपकी ये है। आपको ये लंबवत दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसको हमने ए और बी नाम दिया, इसको आप सी दे दीजिए। तो यहाँ पर लिखोगे आप, क्या लिखोगे भाई, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका ए सी बी नाम दे दीजिए। ठीक है, ए सी बी, सी हमने बीच में इसलिए रखा है क्योंकि ये सी जो कोण है वो आपका समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ए सी बी में आपको पता है कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, कोण यहाँ पर थीटा ना, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना हो जाएगा, ये आपको यही दूरी यहाँ पर तो ज्ञात करनी है, तो लंब आपको ज्ञात करना है, लंब और दूरी ज्ञात करना है। और कर्ण कितना आपका भाई 2l है, तो 2l का गुणा साइन थीटा से हो जाएगा, तो लंब बराबर आपका हो जाएगा 2l साइन थीटा। लंब क्या, यही तो आपकी दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी यही तो है आपकी, ये लंब। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 2l साइन थीटा। कितनी हो जाएगी भाई, 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर आप इस सूत्र में वैल्यू रख दीजिए भाई। ठीक है, तो जब आप वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा टाउ इक्वल टू, बल एक कार्य कर रहा है एफ, दोनों बलों का परिमाण सेम है, एफ बराबर कितना बल कार्य कर रहा है भाई, यहाँ पर लिख सकते हो ई क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई एफ लिख दिया हमने, और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी हमने निकाली वो कितनी है आपकी भाई 2l साइन थीटा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आप देखिए, आप जानते हो, क्या जानते हो कि एफ बराबर यहाँ पर कितना बल कार्य कर रहा है, ई क्यू बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये चीज़ लिख दीजिएगा, चूंकि एफ बराबर आपका कितना है ई क्यू, तब जो ये आपका प्रत्यानयन बलयुग्म आगुण होगा टाउ बराबर एफ के स्थान पर ई क्यू लिख दोगे और इनटू में आपका 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा टाउ इक्वल टू, देखिए ई हो गया और 2ql, इसको ऐसे लिख लीजिए 2ql, और ये आपका हो गया साइन थीटा। अब आप ये भी जानते हो कि जो आपका P होता है, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो आपका 2ql के बराबर होता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर 2ql के स्थान पर हम P लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर, तो टाउ बराबर ये आपका हो जाएगा E और इंटू में P, ये आप लिख सकते हो PE साइन थीटा। ये आपके बलयुग्म के आघूर्ण का क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखे जाने पर बलयुग्म के आघूर्ण का ये क्या हो जाएगा भाई, व्यंजक हो जाएगा। इतनी गर्मी है, पसीना बहुत निकल रहा है भाई। ठीक है, तो ये आपको डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा डेरिवेशन था, बहुत ही आसान तरीके से आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें कुछ हैं स्थितियाँ, 3 स्थितियाँ हैं, उन 3 स्थितियों को आप जान लीजिए। अब आप अगली हेडिंग लगाओगे स्थितियाँ, क्या हेडिंग लगाओगे भाई, स्थितियाँ। देखिए पहली स्थिति ये आपकी हो जाएगी, पहली स्थिति देखिए यहाँ पर बोलेंगे हम, लिखेंगे नहीं। पहली स्थिति ये हो सकती है कि जब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम थीटा कोण बनाते हुए न रखें बल्कि इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दें, यानी जब आपका थीटा कितना बने भाई 0 डिग्री बने, तब दो यहाँ पर जो आपका टाउ का मान होगा, टाउ बराबर ये आपका हो जाएगा PE, और ये साइन थीटा के स्थान पर कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0 होती है। तो 0 का गुणा PE से करेंगे तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी अगर ये वैद्युत द्विध्रुव जो है एक क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो उस पर कोई बलयुग्म आघूर्ण नहीं काम करेगा। ठीक है, पहली स्थिति ये हो गई। और दूसरी स्थिति ये कि जब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या करें, इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दें। लंबवत का मतलब जो थीटा है वो आपका कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए इस वैद्युत क्षेत्र और इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच का जो एंगल हो जाए वो आपका 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ से देखिए टाउ बराबर कितना हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है। तो टाउ इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पर PE मिलेगा। यानी इस स्थिति में जो कार्य करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, कहीं कहीं पर आपको टाउ मैक्स भी लिखा मिलेगा। यानी थीटा बराबर अगर 90 डिग्री होगा तो ये आपका जो कार्य करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण वो होगा, वो आपका मैक्सिमम होगा यानी अधिकतम होगा। दूसरी स्थिति ये हो गई। और तीसरी स्थिति आपकी बन सकती है, देखिए भाई तीसरी स्थिति आपकी क्या बन सकती है, तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को हम इस क्षेत्र के समांतर रखें परंतु विपरीत रखें, यानी थीटा बराबर आपका 180 डिग्री हो। ठीक है, यहाँ पर लाइन ड्रा कर दीजिए। तब देखिए टाउ बराबर कितना हो जाएगा, टाउ बराबर PE साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0 का गुणा PE से करोगे तो टाउ बराबर 0 हो जाएगा।
यानी टाउ का मान यानी बलयुग्म के आघूर्ण का मान दो स्थितियों में 0 होगा, जब इस वैद्युत द्विध्रुव को इस क्षेत्र के समांतर रखेंगे और जब इस वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र के समांतर रखेंगे परंतु विपरीत दिशा में रखेंगे, तो दोनों स्थितियों में जो बलयुग्म के आघूर्ण का मान होगा वो आपका 0 होगा। तो ये आपकी तीनों स्थितियां भी हो गई इसी वक्त। ये आपका भाई छोटा सा डेरिवेशन था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा आपका डेरिवेशन था। इस सूत्र पर आधारित जो है हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने इसका निगमन यहाँ पर करा दिया है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका जल्दी से ले लीजिए भाई। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं आप लोगों को इस क्लास में कुछ जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी, और ये जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए टॉपिकों पर आधारित ही न्यूमेरिकल रहेंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं भाई। तो देखिए भाई, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ जाएगा। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, एक स्टूडेंट ने हमसे कमेंट करके कल पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन पर आधारित इस न्यूमेरिकल को हमने लिया है। इस न्यूमेरिकल में ये बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो देखिए अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, परंतु धनावेश होता है। तो उस लड़के ने हमसे ये पूछा था भाई कि धनावेश क्यों होता है सर जी? तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन पर जो होता है वो आपका धनावेश होता है, इसलिए आपका अल्फा कण पर धनावेश होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो आपका कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है, ठीक है। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो अल्फा कण पर आवेश, ठीक है, अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो आपका प्लस का कितना होगा भाई? 2e होगा। क्यों होगा? इसका कारण आप लिख सकते हो कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन पर भाई कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, वो उदासीन होता है। प्रोटॉन पर आपका धन आवेश होता है, इसलिए अल्फा कण पर क्या होता है भाई? धन आवेश होता है। तो ये आपका हो जाएगा भाई 2, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो देखिए 1.6 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे, ये 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो अल्फा कण पर भाई ये आवेश हो जाएगा। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धन आवेश है। मैंने आपको बताया था धन आवेश का मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी। धन आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, ऋण आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? तो आप बताओगे कमी है क्योंकि धन आवेश है। तो कितना भाई धन आवेश है लिख देते हैं यहाँ पर। जो आपका आवेश का मान दिया गया है वो आपका दिया गया है 2.4 × 10⁻18 कूलाम। इसको हम सी से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। चूंकि धन आवेश इसलिए इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? मान लीजिए n इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। आपने क्लास 10th में ही सूत्र पढ़ा है कि Q बराबर कितना होता है भाई? Ne होता है। तो यहाँ से आप n का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा Q, और बट्टे में कितना हो जाएगा? E। Q का मान कितना है? 2.4 × 10⁻18 माइनस का, ठीक है, और बट्टे में E की वैल्यू कितनी? 1.6 × 10⁻19। इसको हल कर लीजिए, ये पॉइंट से पॉइंट आपका हट जाएगा। 8 त्रिक होता है 24 और 8 दूनी होता है 16। ये आपका हो जाएगा 3/2 × 10⁻18, और 10⁻19 ऊपर जाएगा, 10 भाई +19 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे n = 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 होता है, यानी 1.5 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10⁻−18, 10⁻19, एक आधार देखिए ले लिए, आधार सेम है। तो -18 से प्लस का 19 जाएगा तो एक पावर बचेगी, यानी ये आपका 10 बचेगा। 10 का गुणा 1.5 से करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी भाई? कमी हो गई। 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। आगे आप सभी लोगों को समझ में? तो अब चलिए एक न्यूमेरिकल आप सभी लोगों को हम सॉल्व करने के लिए देते हैं। उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए,
ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। देखिए भाई, आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है भाई? 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए भाई कैसी होगी। इस पर आप आवेश की मात्रा बताइए तथा प्रकृति बताइए कैसी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। इसका आंसर आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे आपके इस आंसर का इंतजार रहेगा। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। अब चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन एक तत्व लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा है, फिर N लिखा है, उसके बाद यहाँ पर आपका भाई 14 लिखा है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल है आपका। बोला जा रहा है कि नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तत्व लिखा है नाइट्रोजन। आप सभी को पता है यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखा होता है तत्व का, यहाँ पर परमाणु भार लिखा होता है। और आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक सूत्र पढ़ा है कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि नाइट्रोजन तत्व में परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है। परमाणु क्रमांक आपको दिया गया है, यहाँ पर लिख लीजिए भाई परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये सूत्र होता है भाई, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या वो कितनी भाई? 7 है, यानी n बराबर 7 है। यहाँ पर आवेशित कण प्रोटॉन है और उसकी संख्या कितनी? 7 है। तो आपको यहाँ पर आवेश का मान बताना है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर Q का मान बताना है। तो Q बराबर होता है N और E। तो यहाँ पर देखिए N का मान 7 है और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 16 सत्ते कितना होता है? 112.1 अंक आगे लगा तो 1 अंक आगे लगा लीजिए, × 10⁻⁻19 कूलाम। तो जो आपका आवेश हो जाएगा वो 11.2 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इन क्वेश्चनों का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं और लाइक करने के लिए मुझे कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना। लाइक करने में भी आप लोगों को बहुत शर्म आती है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग पढ़ते हो, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो को लाइक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि लाइक करने में आपका कोई भी पैसा नहीं जाता है। चलिए भाई अगला न्यूमेरिकल देखते हैं भाई। बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने सेलेक्ट किया है। अगले न्यूमेरिकल में ये भाई बोला जा रहा है, थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है। अगले न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को मैंने बताया था कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक दिया गया है, परावैद्युतांक को कैसे लिखते हैं वो आपको दिया गया है 81.0 बोला जा रहा है। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी? निरपेक्ष वैद्युतशीलता को मैंने एप्सिलॉन से बताया था लिखा जाता है, और निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। बताया था ना आप लोगों को। और मैंने आप लोगों को निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक में एक संबंध बताया था। क्या संबंध बताया था? एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो यहाँ से आप एप्सिलॉन की वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 और के की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई भाई? 81 दी गई है। तो इस 81 का आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको एप्सिलॉन की वैल्यू मिल जाएगी 7.17 × 10⁻10। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मात्रक आपका एप्सिलॉन नॉट का होता है वही मात्रक आपका एप्सिलॉन का होता है, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब लेते हैं कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पर अगला न्यूमेरिकल देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगले न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की जो दूरी है, उनकी बीच की दूरी को किससे लिखेंगे? r से लिखेंगे। तो r = आपको दिया गया है 4.0 × 10⁻15 मीटर। दो प्रोटॉनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो 4.0 × 10⁻15 मीटर दी गई है। ठीक है, अब जो आपके दो प्रोटॉन हैं वो आपके आवेशित कण हैं। ठीक है, तो देखिए कूलाम महोदय ने ये बताया था कि दोनों आवेशित कण यदि आपके क्या हैं? सजाती हैं, तो उनके बीच कैसा बल कार्य करेगा भाई? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर बिजाती हैं तो आकर्षण बल कार्य करेगा।
तो देखिए दोनों आपके आवेशित कण भाई प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है भाई, आप देखिए यहाँ पर दोनों आवेशित कण हैं Q1 बराबर Q2, जो आपका आवेश होता है प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या याद करना है, आपको प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। ठीक है, तो कूलम के नियम से आप सभी लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो F बराबर होता है वो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में कितना होता है भाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 या 19 अपान में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पर 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 है, तो ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 या 15 लिखा जा सकता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। एफ इक्वल टू आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखिए भाई 9 इंटू संख्या पास कर लीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 19 माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 19 माइनस का 29 यानी 29 और 4 का स्क्वायर करोगे 4 इंटू 4 हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर माइनस का 30 हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हो, देखिए ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये 4 चौक होता है भाई 16 और ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा देखिए 9 और गुणे में 16 और गुणे 10 की घात माइनस का 29 और बटे में यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर एक जीरो 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 2 10 की पावर माइनस 30 10 की पावर माइनस 28 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 28 10 की पावर माइनस 29 ये आपका बचेगा 16 9 144 और गुणे में 10 की पावर कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। इसको लिख सकते हो आप 144 और 10 की पावर माइनस 1 बटे में आएगा, ये 10 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 14.4। ये बल है, इस बल का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही न्यूमेरिकल रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लाइट की प्रॉब्लम और गर्मी की भी प्रॉब्लम हो रही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आगे के न्यूमेरिकल बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।